हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हम हाजिर हैं फिर से क्लास 10th के पहले चैप्टर की वीडियो के साथ। इससे पहले हम 9th का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर डाल चुके हैं। तो साइंस में आपका क्लास 10th का एमपी बोर्ड्स का पहला चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं। और ना केवल एमपी बोर्ड, हर टाइप के बोर्ड के लिए ये वीडियो सुटेबल है। आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं एक ही वीडियो से, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो एक पहले फ्लो चार्ट समझते हैं कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका ये जो पूरा चैप्टर है हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारा आपका पहला पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मेजर 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड लास्ट कुछ और आप केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स बता सकते हैं, जो स्पेशल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कुछ टॉपिक्स और पढ़ते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स में आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। और जैसे ही आप ये बुक खोलते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का सेटअप दिखता है ना। लेट मी फिक्स इट। आई होप आपको विजिबल होगा पेज। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है। तो आपके आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हमने इतना पढ़ा है पहले की क्लासेस में, क्या कि जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं चेंजेस? 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज का मतलब आप समझते हैं। जैसे कि आपने आइस लिया, आइस को आपने गर्म करा, वो पानी में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन आप उसको वापस से फ्रिज में रखेंगे तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अ फिजिकल चेंज, जहाँ पे फिजिकल स्टेट्स में चेंज आ रहा है। लेकिन बच्चों आपने एक चीज देखी होगी कि एक बार आपने दूध से दही बना दिया। दही कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा उसमें दही डाल के, खटास डाल के फाड़ देते हैं, तो वो दूध का क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या आप फिर से दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, जब आपने आइस से, है ना, जब आपने आइस से वाटर बनाया था तो यहाँ पर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पर भी आप उसका फॉर्मूला H2O ही लिखते हैं और यहाँ पर भी आप उसका फॉर्मूला H2O ही लिखते हैं। तो वे सारे चेंजेस जहां पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन यानी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आता हो, ऐसे हम चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन या फॉर्मूले में चेंज आ जाता है तब हम बोलते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकली चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो उस केमिकल चेंज को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए आपको ये पेज शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपनी बुक्स में जाके देखना, वहां आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि ये जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, आप हर चीज आप टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना, कि हम चख कर देख लेते हैं। अब केमिकल्स को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, आपने खाने वाली चीज है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, दूध दही तो आप पता लगा लोगे। लेकिन आपके लैब में कितने सारे केमिकल्स होते हैं जिसको आप टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। तो देखिए जितने भी चेंजेस होते हैं आप कैसे पता लगा सकते हो? या तो उनके चेंज आता है स्टेट में, चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, इस टाइप से कोई ना कोई फिजिकल स्टेट में क्या आता है? चेंज आता है। या फिर आप बोल सकते हो कलर में चेंज आ जाता हो। पहले जो कंपाउंड था वो किसी दूसरे कलर का था, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज एक बहुत बेस्ट इंडिकेशन होता है किसी केमिकल चेंज का, कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हुई हो, गैस इवोल्यूशन में इंडिकेट करता है कि हाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और या फिर टेम्परेचर में चेंज आना। ठीक है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बट मेजर हम इन फैक्टर से बोलते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। और इन्हीं केमिकल चेंजेस की स्टडी, है ना, ये जो केमिकल चेंज हो रहे हैं इन्हीं को हम पढ़ते हैं और इनको नाम दे देते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या नाम दे देते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट होती है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक चीज किसी दूसरी चीज में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। अब ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका हो गया। सपोज मैंने क्या बोला कि मैग्नीशियम आया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम
ऑक्साइड बना दिया। देखिए जो मैंने बोला, मैंने उस केमिकल रिएक्शन को, मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको मैंने एक इक्वेशन में लिख दिया, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन को जब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इनके सिंबल अगर यूज करूं, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 और MgO, ये मैंने क्या करा, डायरेक्ट इनके सिंबल यूज कर लिए। तो ये इतना भी ना लिखना पड़े, हमने क्या करा, एक सिंबलाइज वे में रिप्रेजेंट कर दिया हमारी क्या केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी चीज को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब भी कोई एक रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसको आप बोलते हो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब क्या, वे सारी चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहा है। एरो मतलब ये बताता है कि ये रिएक्ट करके ये बन रहा है, एरो का हेड जिस तरफ है मतलब वो बता रहा है कि ये चीज बन रही है। तो जो चीज बनती है उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट। क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। और बाय चांस अगर आपने रिएक्शन में कोई कंडीशन दी है, जैसे कि किसी टेम्परेचर पे कर रहे हो, कुछ प्रेशर लगा रहे हो, कोई रिएजेंट डाला है आपने, तो उसको आप एरो के ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक समझ में आया बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बैलेंस कैसे करना है ना, हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखो, अब आपको बैलेंस कैसे करना है ये सीखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन आपकी बैलेंस है भी या नहीं, है ना। पहले तो आप पता लगाओ कि वेदर इट इज बैलेंस और नॉट। जैसे कि अभी हमने जो लास्ट रिएक्शन लिखी, क्या लिखे हमने, Mg+O2, है ना। ये रिएक्शन लिखो पहले, Mg+O2 क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखो, बैलेंसिंग का सिंपल रूल ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। आपने मैथ्स में ये रूल लगाया होगा, LHS इक्वल्स टू RHS, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब जितना आप मास यहां ले रहे हो उतना ही मास यहां लेना चाहिए। अगर एक मैग्नीशियम इधर है तो इधर भी एक मैग्नीशियम होना चाहिए, अगर दो ऑक्सीजन इधर है तो उधर भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए। सिंपल सी बात है ना। मतलब आप जितना ले रहे हो उतना ही तो बनेगा ना। सोच के देखो, जितना लिया उससे ज्यादा कैसे बन जाएगा, है ना। जितना लेते हो उतनी चीज आपको मिलनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका रिएक्शन बैलेंस है। अब आप क्या करोगे, आप चेक करो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो आप ऐसे, जैसे आपका बुक में लिखा, आप ऐसे टेबल बना के देख सकते हो। कैसे टेबल बना के लिख सकते हो, आप लिखो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है ना, और वो रिएक्टेंट साइड कितने और प्रोडक्ट साइड कितने। देखो हमारे पास है मैग्नीशियम और हमारे पास है ऑक्सीजन, ये दो ही हैं। मैग्नीशियम आपका रिएक्टेंट साइड कितना है, एक, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, एक। ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड दो है लेकिन प्रोडक्ट साइड एक ही है, मतलब हमको दिख रहा है ये चीज आपकी बैलेंस नहीं है। तो जब ऐसी चीज आ जाए कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर ना हो, तब आप बोलते हो कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो स्टेप 1 होता है बैलेंसिंग के लिए कि पहले आप निकालो कि वो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपने निकाला कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, आप देखो अब यहाँ पर बैलेंसिंग का देखो सिंपल सा रूल ये कहता है कि पहले जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर ऐसे बना लो। ये बनाने का मतलब ये होता है कि आपको इसको नहीं छेड़ना है, कुछ भी हो जाए।
चलिए छोड़िए, आपको इस बॉक्स को नहीं छेड़ना है ना। मतलब आपको बॉक्स के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है आपको। इसके बॉक्स के बाहर, बॉक्स के लेफ्ट साइड में आप कर सकते हो आपको जो भी करना है ना। और इसके यहाँ नीचे ऊपर इधर कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। अब आप देखो, मैग्नीशियम इधर भी एक है, मैग्नीशियम उधर भी एक है। स्टार्ट कहाँ से करूंगी? ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो मेरी सिंपल सी मेरा सिंपल माइंड सेट ही कहता है कि अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ 2 ऑक्सीजन। आपको जो भी ऐड करना है आपको यही ऐड करना है। 2 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ये 2 लगाया, एक बात याद रखना, इस बॉक्स के यहाँ पर आप जो भी डिजिट लिखते हो, वो डिजिट इस बॉक्स में लिखे सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो और दूसरा, अगर किसी के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि O के नीचे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर जो डिजिट लिखी हुई रहती है वो सिर्फ इस एलिमेंट का नंबर रिप्रेजेंट करती है, लेकिन लेफ्ट साइड अगर कुछ लिखा हो तो वो पूरे कंपाउंड का नंबर रिप्रेजेंट करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब जैसे ही मैंने देखा कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब मैग्नीशियम 2 हुए तो मुझे 2 यहाँ नहीं लिखना है, मुझे बॉक्स के बाहर लिखना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों साइड मैग्नीशियम भी 2-2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2-2 हो गए, और ये मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन एक करके देखते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास है H2SO4 प्लस जिंक, और वो रिएक्ट कर रहा है, वो बना रहा है ZnSO4 और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, ठीक है। ये रिएक्शन है। देखो एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आप देखो आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास एलिमेंट है, आपके पास जिंक है, मेरे पास हाइड्रोजन है, और मेरे पास सल्फेट ग्रुप पूरा है। इस तरह से लिख लिया। जिंक इधर कितना है? 1 है। उधर कितना है? 1 है। सल्फेट हाइड्रोजन ग्रुप इधर कितने हैं? 2 है, और उधर भी कितने? 2 है। सल्फेट इधर 1 है, और उधर भी सल्फेट कितना है? 1 है। मतलब आप देखो ये तीनों चीजें बराबर है, मतलब ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। तो इस तरह से आपको चेक करना रहता है कि वो रिएक्शन बैलेंस है भी या नहीं, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपको एक एक लेकर, है ना, स्टार्ट करना रहता है। अब इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, रिएक्शन है ठीक है, आयरन H2O, यहाँ पर बन रहा है आपका Fe3O4, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इसमें देखिए अब आपने क्या करा, आपने सेम वही टेबल बनाई, आपने एलिमेंट लिखा, आपने रिएक्टेंट साइड लिखी, आपने प्रोडक्ट साइड लिखी। एलिमेंट है आपके पास आयरन, और है हाइड्रोजन, और है ऑक्सीजन। इन 3 के अलावा कोई तीसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आयरन इधर कितना है? 1 है। उधर कितने हैं? 3 है। दिख रहे ना? 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 है। उधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 आ गए। अब देखो ये दोनों ही आपके, हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ भी बैलेंस नहीं, तो आपको ये रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए आप क्या करो, पहले तो ये हटाओ, ठीक है, एंड में आप चेक करेंगे। अब आप देखो कहां से स्टार्ट करते हो, तो रूल कहता है कि जहां पे सबसे ज्यादा आइटम्स हो आप वहां से स्टार्ट करो। मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा आइटम्स मेरे पास कहाँ है? यहाँ है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। आयरन कितने हैं? 3 है, तो मैं क्या करूं? 3 को पहले यहाँ लिख दो। और ऐसा नहीं जो आपने फर्स्ट टाइम में लिख दिया वो फुल एंड फाइनल हो ही गया, आपको हो सकता है उसको बिगाड़ कर फिर से सुधार करना पड़ जाए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने यहाँ लिखा है तो वो पूरा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ 4 लिखा, हाइड्रोजन कितने हो गए? अब अगर आपको काउंट करने में दिक्कत आ रही हो तो जब यहाँ भी लिखा हो, और ये तो मैम आपने बताया ही नहीं कि अगर यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो आपको करना पड़ता है दोनों का मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इसको 8 करना है तो आप यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो क्या हुआ है, चेक करते हैं। आयरन 3 है,
उधर कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, उधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है और उधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, एक रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, इतना डिफिकल्ट हालांकि आएगा नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शंस आती हैं आपके इसमें। तो ये हमारा तरीका होता है रिएक्शन बैलेंस करने का। ठीक है, मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे देती हूँ, आपको बैलेंस करके देखनी है। इवन आपके एनसीईआरटी में भी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, आप उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है आप मत लिखो, आप उसको खाली रिएक्शन रिएक्शन लिख लो और बॉक्स बना के शुरू हो जाओ उसको सॉल्व करना, आपकी वही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात मानो, आपके फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस है एक एक दिन लगाओ, फर्स्ट चैप्टर की सारी रिएक्शंस लिखी, फिर सेकंड चैप्टर की लिखी, ऐसे कर करके आप एक बार कॉन्फिडेंटली आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगी। ठीक है, कुछ मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, जैसे कि CO2 प्लस H2, ठीक है, C6H12O6, क्या बोलते हैं इसको, पता करना है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, और इनके केमिकल नेम भी आपको क्या करना है, याद करते रहना है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, है ना, इन सबके नाम आप पता करना, और जितने हो सकते हैं आपको नाम अब याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका सेकंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स में आपका पहला टाइप है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि चीजें कंबाइन हो रही है। कॉम्बिनेशन को आप एडिशन रिएक्शन के नाम से भी याद रख सकते हो। कैसे, एडिशन, जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, है ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना दे, है ना, सब जितना भी आपने लिया, 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट्स है आपके पास, बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, और वो रिएक्टेंट्स क्या करें, सब कंबाइन हो जाए और सिंगल एक प्रोडक्ट बना दे और कुछ साइड में नहीं निकले, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ा तो सिंगल आपको एक ही प्रोडक्ट मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की चीजें कंबाइन हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर एक एग्जांपल दिख रहा हो तो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे आपने वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, बनने वाले तो एक ही चीज है ना, दो लोग जुड़े और आपस में एक चीज बन गई, और इनके नाम याद रखने हैं आपको, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। आप जितने केमिकल के नाम याद रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको फर्स्ट टाइप क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप होता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन से पहले देखो, आपको एनसीईआरटी में और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दो लोग जुड़े एक बन गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना रहा है, यहाँ पर भी दो लोग जुड़े और एक आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, और ये जो आपने, ये अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत कि यहाँ पर किस टाइप से लिखा हुआ है, कार्बन है यहाँ पे ऐसा S लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है यहाँ पर ऐसा G लिखा हुआ है। तो ये जो Sg है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे फिजिकल स्टेट्स आप ब्रैकेट में लिखते हो कि वो किस फिजिकल स्टेट से आपने लिया हुआ है। एक Q लिखा हुआ रहता है बहुत सी जगह, उसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घोल के लिया हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, है ना। कौन सा रिएक्शन का है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे कि वो आपको रिएक्शन लिखी हुई है, जब डीकंपोजिशन में उल्टा होता है, क्या होता है कि जब रिएक्टेंट एक ही हो और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाए, है ना। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना,
कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना। तो जब एक ही रिएक्टेंट हो और आप उसको ऐसे कुछ करो, अपने आप नहीं टूटेगा, है ना, कुछ आपको देना पड़ेगा, लाइट एनर्जी वगैरह, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंस में वो बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में टूट जाता है। उस रिएक्शन को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देखो, FeSO4 आयरन सल्फेट है, इसको जब आप हीट दोगे तो ये काय में टूट रहा है, देखो ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना रहा है, प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसमें जो हो रहा है ये टूट जा रहा है। अब इसको बैलेंस आप करके देखना, मैंने इसीलिए बोला आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जब एक रिएक्टेंट हो और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा टाइप का जो आपका रिएक्शन होता है वो होता है, देखो अब डीकम्पोजिशन भी आपके 3 टाइप के होते हैं, क्विकली बता देती हूँ। जो डीकम्पोजिशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। मतलब आप कैसे तोड़ रहे हो उसको, अगर आप गर्म करके तोड़ रहे हो, हीट देकर तोड़ रहे हो तो वो थर्मल होगा। अगर आप लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, सनलाइट लाइट के प्रेजेंस में, तो वो फोटोलिटिक होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करवा रहे हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमने अभी एक रिएक्शन करी थी, अगर आपको याद हो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता था और ZnSO4 बनता था और हाइड्रोजन वहां से चला जाता था, है ना। तो इस रिएक्शन में देखो ध्यान से क्या हो रहा है, कि जो जिंक है ये जाके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है और खुद हाइड्रोजन की जगह जुड़ रहा है ना। चीजें रिप्लेस हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक दूसरे को, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे या रिप्लेस कर दे, है ना। इसी में अगर आप एक और एग्जांपल देखो, इसमें आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, लेड जो है कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप देखोगे तो ये लेड क्या करता है, कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा और लेड सल्फेट बना लेगा और क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइप की रिएक्शन देखिए, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास रिएक्शन है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड। अभी तक देखो डिस्प्लेसमेंट एक बार होता था, अब ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे, ये जो सोडियम है ये जाके बैरियम को डिस्प्लेस करेगा। पहले क्या होता था, जब ऐसा डिस्प्लेस होता था तो जो बेचारा जो रिप्लेस होता था वो अकेला रह जाता था, पर अब की बार क्या होगा, जो रिप्लेस हो रहा वो इसके पार्टनर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, सोडियम क्या, बैरियम को हटाया तो वो यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, 2 सोडियम है तो 2 NaCl बन गया। सोडियम ने स्विच करा इसके साथ तो बैरियम उठा के आ जाएगा, जो सोडियम छोड़ के आया है बैरियम सल्फेट। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपको सारे टाइप के रिएक्शन समझ में आए होंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप सारे एग्जांपल्स को कर करके ट्राई करो, ठीक है। अब इन 4 के अलावा आपने अभी फिलहाल देखा, देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, कहाँ गया वो रिएक्शन, ये वाला, देखो ये वाला रिएक्शन हमने एक पढ़ा था, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या करता था, यहाँ देखो, अब फिर से इस रिएक्शन को लिखती हूँ, है ना। क्या होता था, जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता था और बनाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती थी, ठीक है। तो अब हम नए कैटेगरी में आ गए कि ये 4 तो मेजर रिएक्शंस हैं, इन्हीं 4 में से कौन कौन से और टाइप्स हम निकाल सकते हैं।
तो वो सारे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड आती है, मतलब रिएक्शन हो गया और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हो गई, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब बहुत से रिएक्शंस ऐसे भी तो होंगे जहां पे आपको हीट एनर्जी देनी पड़े तब जाके रिएक्शन हो। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं लूं, हमने शुरुआत कैसा करा था कि जब आप आइस को क्या करते हो, आप हीट देते हो, तब वो क्या बनता है? वाटर बनता है ना। तो वो सारी रिएक्शंस जहां पे आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है ना। जैसे कि हमने जब थर्मल डिकम्पोजिशन देखा था, वहां पे जो रिएक्शंस थी कि हीट देनी पड़ रही थी तब जाके वो डिकम्पोज हो रहा था, यहाँ पे वो सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है जहां पे हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी क्या हो? हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहां पे हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। आई होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया होगा। देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके पूरे चैप्टर में नोट्स आपके स्कूल में आपको बनवाए होंगे अच्छे से, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, कि आपको रटना ना पड़े, है ना। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए पूरे चैप्टर का, ठीक है। आगे हम बढ़े। ये हमने दो टाइप के अलग रिएक्शन देखी, उन चार के अलावा पहली हमने देखी एक्सोथर्मिक, दूसरी हमने देखी एंडोथर्मिक। इसके अलावा जो रिएक्शंस होती है वो होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए तीसरा टाइप देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन का एडिशन, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या? ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। बेस्ट देखो मैं बार बार नहीं घुमाऊंगी, सेम एग्जांपल जब हमने लिया था मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला देखो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद रिडक्शन का मैंने क्या बोला? फोर्थ रिडक्शन। रिडक्शन बेटा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है ना। क्या होता है रिडक्शन में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या हो जाए? ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। दोनों ही केस में आप क्या बोलोगे कि आपका रिडक्शन हो गया। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको जब आप हीट करते हो तो देखो कॉपर प्लस वाटर, ये अलग हो गया। अब देखो क्या हुआ इस रिएक्शन में, ध्यान से देखना। इस रिएक्शन में कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब आपकी रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आई बात समझ में? या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उस केस में हम कहते हैं रिडक्शन हो गया। और मैक्सिमम बहुत सी रिएक्शंस बच्चों ऐसी होती है, बहुत सी रिएक्शंस आपकी ऐसी होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, मतलब सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रे मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जोड़कर हमने बनाया रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये वाला भी आप इसमें बोल सकते हो। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इसके और आप एग्जाम्पल लो। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या हो गया यहाँ पे, जिंक अकेला रह गया और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आई बात समझ में। उसके बाद इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ गए तो ये अकेला रह गया, तो इसका हो गया क्या, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। कार्बन अकेला था, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, आपके पास बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स होंगे जिससे आप ये चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनकी मदद से हमको दो फिनोमेना और पढ़ने पड़ते हैं। चार रिएक्शंस आपको समझ में आई, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की वजह से, है ना, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन दो टॉपिक आपको और पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। कोरोजन आपके यहाँ पे अभी इतना डिटेल में नहीं है, कोरोजन फिर से आता है जब आप थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे, है ना। बट कोरोजन होता क्या है, देखो कोरोजन को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। जब किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो आप बोलते हो उसका कोरोजन हो गया। कोरोजन मतलब ये होता है कि देखो जब आपने कोई भी नया मेटल लिया, आपने नोटिस करा होगा कि आप जब चांदी नई नई लेते हो तो वो कितनी चमकती है, धीरे 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 उसका जो कलर है वो डल हो जाता है। या फिर कोरोजन के नाम से बच्चों को बस इतना ही रट्टा मार के रखते हैं कि भैया लोहे पे जंग लगना, वो रस्टिंग है, वो कोरोजन का एक टाइप है। लेकिन कोरोजन एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। कोरोजन में क्या हो रहा है कि मेटल, कोई भी मेटल आप लो, नया नया सारा मेटल क्या होता है, चमकता है, चमकदार होता है। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, मेटल जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो एटमॉस्फेयर से उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर से उसको वही सेम ऑक्सीजन मिलती है। और वो मेटल क्या करता है, वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब जो चमक रहा था वो मेटल था, मेटल ऑक्साइड नहीं था। तो मेटल तो सड़ गया ना, मेटल तो खराब हो गया। तो ये जो सड़ा हुआ मेटल है, कोरोड जिसको आप बोलते हो, इसको बोलते हैं कोरोजन, है ना। क्या हो गया, मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके सड़ जाता है धीरे धीरे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन बोला जाता है। मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसमें अगर ये मेटल आप आयरन ले लो, अगर ये मेटल क्या ले लो, आयरन ले लो, और आयरन का आप ऑक्सीडेशन करवा के आयरन ऑक्साइड बना दो, है ना, इसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन का एक सब टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन, एक एग्जांपल है उसमें से। सिर्फ आयरन के लिए अगर आप बात करोगे तो उसको आप रस्टिंग बोलोगे, और ओवरऑल सारे मेटल्स की बात करते हो तो उसको आप कोरोजन बोलते हो। कोरोजन आप चैप्टर 3 में रिपीट पढ़ोगे और इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। लास्ट बचा रेंसिडिटी। तो देखो जैसे मेटल ने ऑक्सीडेशन करा ना, ऐसे आपके फूड आइटम्स भी ऑक्सीडेशन करते हैं। फूड आइटम्स, खाने वाले आइटम्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और उनके ऑक्सीडेशन को ही आप रेंसिडिटी बोलते हो। आपने देखा होगा खाना खराब हो जाता है थोड़ी देर बाद, है ना, अगर आप फ्रिज में ना रखो तो स्मेल आने लग जाती है गंदी सी, और स्मेल के साथ साथ उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो भी आता है और वो ऑक्सीडेशन कर लेता है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर वो चीज जो खराब हो गई फूड आइटम, उससे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है ना। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। ये सारी चीजें आपकी इसमें लिखी हुई है, और ये सब होता है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ट्राई करा है बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर आपका कंबाइन करने का। आप सारी चीजें अच्छे से समझिए, आपके चैप्टर को सॉल्व करिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।